बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। और आज का दिन पाकिस्तान के लिए नहायत अहम रहा और हैपनिंग बहुत ज़्यादा हमने आज हैपनिंग डे देखा। यकीनन इसकी बड़ी वजह यह थी कि आज चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का वालेहाना इस्तकबाल पूरी दुनिया ने बड़े पुरजोश अंदाज में देखा। ये वो मनाजिर थे नाज़रीन के जिसमें हमें एक हमसाया दोस्त ममालिक और पाकिस्तान का जो मजबूत और बरादराना ताल्लुक है उसकी अक्कासी नजर आई। आज हमने देखा कि चीनी वजीर आज़म जिस तरह जहाज से बाहर तशरीफ लाए और जिस तरह उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को देखकर वालेहाने अंदाज में हाथ मिलाया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसका उसी पुरजोश अंदाज में जो है इस्तकबाल किया जिसको पूरी दुनिया ने कैप्चर कर लिया है। और यकीनन ये वो खुशगवार लम्हात है जो एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो चीनी प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब का और पाकिस्तान का इस पुरजोश इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा भी किया और उनके चेहरे से वो वालेहाना अंदाज, वो खुशी छलक रही थी। उनका जो जेस्चर था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ने देखी बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें आज की इस मुलाकात पर मरकूज रही हैं। आज चीनी वजीर आज़म का जिस तरह वार्म वेलकम किया गया और उसके बाद जिस तरह बैक टू बैक हमने डेवलपमेंट्स देखी, आज 13 अहम जो याददाश्तों के डॉक्यूमेंट्स थे उस पर तबादला ख्याल हुआ। और सबसे अहम जो टर्निंग पॉइंट जिसे कहें कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रीजन की तरक्की की एक चाबी है, वो ख्वाब भी पाया तकमील हुआ। ये सीपे के लिए यकीनन अहम संगे मिल साबित होगा, मगर दुनिया से भी इसकी कनेक्टिविटी बहुत मौसर साबित होगी और आसान साबित होगी। सो बात करेंगे कि गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खित्ते और गिरदोनवा में क्या इनकलाबी असर रुनुमा करेगा। और यकीनन एक और बहुत खुशगवार दिन पाकिस्तान की तारीख में रकम होने जा रहा है। एक वो दिन था 2017 में जब पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मेंबर बना था और आज यानी आज जो तारीख गुजरेगी और 15 तारीख का आगाज होगा तो पाकिस्तान की तारीख में ये भी रकम किया जाएगा कि पाकिस्तान ने जो इलाकाई सबसे बड़ी तंजीम ईस्ट की थी उसकी मेज़बानी कर रहा है, समिट की मेज़बानी कर रहा है, जो बड़े एजाज़ की बात है। और वो जो अनासर थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, वो देखेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से भरपूर तरीके से इस समिट की जो है वो मेज़बानी करेगा। तो बात करेंगे कि जोग्राफिया एतबार से ईस्ट की सबसे बड़ी तंजीम, उसके इक़्तिसादी, मुआशी, तिजारती क्या फ़वाइद होंगे और पाकिस्तान इस समिट की मेज़बानी करके क्या कुछ हासिल कर सकता है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। ह्यूज पैनल मेरे साथ मौजूद है, इस वक्त मौजूद है चाइना पाक स्टडी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर तलत शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहते हैं आपको। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं आईआर एक्सपर्ट हैं शाजिया अनवर चीमा साहबा, आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर चीन सीपैक के हवाले से, आपका को भी वेलकम कहते हैं हसन दाऊद साहब। तलत साहब, यकीनन आज का दिन आपने भी सारा देखा और यकीनन आपकी भी एक ऑब्जर्वेशन रही होगी। आप किस तरह देख रहे हैं चीनी वजीर आजम की 11 साल के बाद पाकिस्तान में आमद? और इसमें इसमें एक चीज़ हमें जो अच्छी नज़र आई है वो ये कि जो डेलीगेशन उनके साथ था वो लग ये रहा है कि बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडे को लेकर आए। जी, सबसे पहले तो जैसे कि आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि आज का दिन वाकई बहुत अहम दिन था पाकिस्तान के लिए कि चीनी वज़ीर आज़म तशरीफ लाए और जो इस्तकबाल के मनाज़र की आप बात करिए, डेफिनेटली वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि दुनिया में, रीजन में भी लोगों के लिए एक सरप्राइज हुआ होगा और इसका एक जो विजुअल्स चले उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली था। मैं चीन के वज़ीर-ए-आज़म की जो ये दौरा है उसको दो पैराए में देखता हूँ। एक तो ये है कि वो चूंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो समिट है उसके मौके पे आए, जो कि एक बहुत बड़ी तंजीम है। जैसे आपने खुद कहा, ये ऐसी तंजीम है जो रीजनल जो अरेंजमेंट है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में एससीओ इज द लार्जेस्ट अरेंजमेंट। वो इसलिए कि ये यूरेशिया में 80% एरिया को फोकस करता है। ये तकरीबन दुनिया की 45% से ज्यादा आबादी पे मुश्तमिल है और दुनिया के जीडीपी का 32% जो जीडीपी है वो इन ममालिक है जो एससीओ के मेंबरान है। सबसे बड़ी एक जो अहम चीज है, मैं अभी एससीओ के बारे में ये कहता हूँ कि एससीओ में ग्रेट पावर्स हैं और ग्रोइंग पावर्स हैं, ग्रेट इकोनॉमीज हैं और ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि हम ग्रेट इकोनॉमीज के साथ और ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ मुंसलिक होते हैं इस फोरम पे।
दूसरी जो अहम बात है दौरे की, चीन के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की, वो ये है कि उनका ये दौरा बायलैटरल भी है। वो दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ावा देने के लिए भी उनका दौरा है। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे तो एक उनका है, लेकिन उसके अलावा बायलैटरल भी है। जिस बायलैटरल के जिक्र आपने ग्वादर पोर्ट का जिक्र किया, अब ये बायलैटरल दौरे का हिस्सा है, ये जो हिस्सा हुआ है। तो ग्वादर से क्या उम्मीदें हैं हमें, ग्वादर क्यों अभी अहमियत अख्तियार कर गया, ग्वादर एयरपोर्ट की क्या अफादियत होगी फ्यूचर में, तो ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और जो हम रीजनल कनेक्टिविटी सोचते हैं, भले वो एयर से हो, सी से हो और लैंड से हो, उसमें ग्वादर एयरपोर्ट जो है ना वो बहुत उभर के सामने आएगा। दुनिया इस वक्त ग्वादर एयरपोर्ट जो है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और मेरे ख्याल में बहुत सारी मुल्कों को कनेक्ट करने में ये किरदार अदा करेगा। लेकिन यह है कि हमें ग्वादर के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। ज़ाहिर है चीन का भी फोकस है उसको, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी या जो कनेक्टिविटी है इन एंटायर वर्ल्ड, जहाँ पे पाकिस्तान चीन सोच रहा है, मेरे ख्याल में ग्वादर उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, और ग्वादर एयरपोर्ट का उसमें बहुत किरदार रहेगा। तो चीन के वफद की आपने जिक्र किया, चीन का वफद बहुत अहम है। उनके साथ जो उनके डेवलपमेंट कमीशन के लोग ऑफिशियल्स हैं वो भी हैं, साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के भी हैं। तो मेरे ख्याल में हम अभी बायलैटरल सतह पे अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से, और खुसूसी तौर पे सीपैक के हवाले से हम एक नया दौर देखेंगे। ठीक है शाज़िया, जिस तरह से हमने देखा है कि मौजूदा हुकूमत की जो एफर्ट्स थी, और पिछले 2 साल से हम देख रहे थे कि पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिव बिल्ड करने में बड़ा काम किया गया, डिप्लोमेसी को ले ले या और जो जो चैनल्स इस्तेमाल किए गए। अब ये तवातुर के साथ जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की आमद हो रही है, जो हाई डेलीगेशन आते हैं, जिस तरह MOU साइन हो रहे हैं, जिस तरह प्लानिंग की जा रही है, और पाकिस्तान को मौजूदा हुकूमत ने एक सरमायाकारी के हवाले से बड़ा आइडियलाइज कर दिया है। हर मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी की जाए। तो ये उन लोगों के लिए कितना अच्छा मैसेज जा रहा है जो पाकिस्तान को कहते हैं कि आइसोलेट करने की उनका एक मिशन था। इस वक्त चाइनीज प्राइम मिनिस्टर की जो इसको बायलैटरल आप विजिट कह लें, ये इसकी इनफरादियत क्या है? देखिए, हम जैसे होपफुल लोग जो इंटरनेशनल अफेयर्स को और सारी दुनिया में होने वाले अफेयर्स को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, खुद मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऐसा लगता था जैसे उम्मीद में थोड़ी सी कमी आ गई है। क्या होता चला जा रहा है, आइसोलेशन फील होती जा रही है, लेकिन ये सब कुछ इतना मैजिकल हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने कम टाइम में हो रहा है कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि हमने, मतलब मुझे ये लगता था कि जो मेहनत सीपैक को तोड़ने में या सीपैक को रोकने में एक हुकूमत ने की है, उसकी उसकी राह में रुकावटें खड़ी करने में, हमारे इंटरनल जो हैं केओस है, एक्सटर्नली हमारे दोनों बॉर्डर्स पे जो हैं वो दुश्मन बैठे हुए हैं, और हम किस तरह से देखें इसको लेके चल रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देखा है, और ये इवेंट जो है ये एक रीजनल इवेंट नहीं है, इसके ऊपर दुनिया की नजर है, और इसकी अफादियत आप ये इससे भी कंपैरिजन से महसूस कर सकते हैं कि ये ग्लोबल साउथ का दूसरा बड़ा इवेंट है जो कि पाकिस्तान में हो रहा है। और पहला जो है वो ब्रिक्स जो इसी महीने कजान रशिया में होता है जी। और दुनिया की जो तकरीबन जो है वो ग्लोबल साउथ की सारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनमें है, और वो अपने 4 पॉइंट्स जो हैं पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली वो 4 पॉइंट एजेंडा का के साथ है, जो कि हमें न्यू ग्लोबल इनिशिएटिव चाहिए, कनेक्टिविटी का हमें न्यू ग्लोबल जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए, हमें न्यू ग्लोबल सिविलाइजेशन का इनिशिएटिव चाहिए और सिक्योरिटी इनिशिएटिव चाहिए। इन 4 एजेंडा का आप अंदाजा करें कि हम उस प्लेटफॉर्म पे बैठकर पूरे, और ये मल्टी रीजनल है, इसमें बेलारूस जो है वो भी है, मंगोलिया जो है एज एन ऑब्जर्वर आया हुआ है, और ये बहुत एक्सपैंड होगा। कि एक्सपैंड में के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये ब्रिक्स और SCO हो सकता है मर्ज हो जाएं। अच्छा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो
बेयकीनी सी है, लेकिन बहरहाल हमारे लिए आज पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत फख्र का दिन है जी। कि हमने कैसे इंटरनल केओस भी हम्म। क्राफ्टेड और इंजीनियर्ड केओस को भी मेंटेन कर रहे हैं, हम्म। और एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं उनको भी देख रहे हैं, और इसके बावजूद हम एक इतना बड़ा इवेंट माशाल्लाह जो है वो उसको होस्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल। और ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। डॉक्टर हसन दाऊद साहब, चाइना एक वर्ल्ड पावर बनकर उभर रहा है, उसकी जो मईशत है वो दूसरी बड़ी इकोनॉमी जो है उसको समझा जाए तो गलत ना होगा। ये जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, इस विजिट को आप क्योंकि हम हमेशा सी पैक के हवाले से बात करते हैं कि वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि खत्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में, ये कितना गेम चेंजर विजिट साबित होगा? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक आई वुड एको जो तलत ने कहा कि पाकिस्तान के लिए एंड फॉर मी पिछले 10 सालों में अगर कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट और प्रॉमिसिंग डे है वो आज का है और कल का दिन है, और ये आई थिंक पाकिस्तान ने इसके लिए और मौजूदा गवर्नमेंट ने इसके लिए नाज़रीन, कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 भारतीय सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया है। अहम खबर, कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 भारतीय सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया है। कनाडा ने ये इकदाम मुल्क में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों के हवाले से पुलिस की जानिब से नई तफसीलात के इंकशाफ के बाद उठाया है। आपको बताते चले, भारतीय हुकूमत की जानिब से लहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने के हवाले से कनाडा पहले भी भारत को इंतबाह कर चुका था, और 6 सिफारतकारों की बेदखली की इत्तला पर भारत ने उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया है। कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में इन भारतीय एहलकारों के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिल गए थे, जिसके बाद इन्हें मुल्क बदर कर दिया गया है। इस हवाले से भारत को पहले भी आगाह किया गया था। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बाल बचे थे, और कनाडा की हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते नए शवाहिद से मुतालिक भारत को आगाह भी कर दिया था। और अब आपको बताते चलें, इस वक्त कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 भारतीय सफारती एहलकारों को मुल्क बदर किया है, और इस इकदाम की जो वजह बनी है पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियां हैं। इस हवाले से पुलिस की जानिब से नई तफसीलात में का इंकशाफ हुआ, उसके बाद ये इकदाम उठाया गया और 6 भारतीय सफारती एहलकारों को कनाडा ने मुल्क बदर कर दिया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से लहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने के हवाले से कनाडा पहले भी भारत को आगाह कर चुका है। इस हवाले से भारत के इल्म में लाया जा चुका है कि जो सिख लहदगी पसंद रहनुमा है उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको मारने की, उनको कत्ल करने की साजिश की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं। और इसके बाद अब ताज़ा तरीन अपडेट इस हवाले से ये है कि 6 भारतीय सफारती एहलकारों को मुल्क बदर किया गया है, जिनमें कनाडा के अंदर इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा भी शामिल हैं। कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में इन भारतीय एहलकारों के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिल गए थे। सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू भी भारतीय कत्ल की साजिश से बाल बाल बचे थे, उनको भी कत्ल करने की साजिश की गई थी, कोशिश की गई थी, लेकिन वो इस साजिश से बाल बाल बच गए। कनाडा की हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते नए शवाहिद से मुतालिक भी भारत को आगाह किया था। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 भारतीय सफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया है, और ये इकदाम कनाडा की जानिब से उठाया गया है मुल्क में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों के हवाले से पुलिस की जानिब से जारी करदा नई तफसीलात के इंकशाफ के बाद। भारतीय हुकूमत की जानिब से लहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने के हवाले से इससे पहले भी कनाडा की जानिब से बार बार भारत को बताया गया, आगाह किया गया। 6 सफारती एहलकारों को अब मुल्क बदर किया गया है, जिनमें हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा भी शामिल हैं। ये थी BTV ताज़ा तरीन। शिरकत के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले उनका जो विजिट है वो कितनी अहमियत का हामिल है? जी थैंक यू मैम। बेसिकली तो ये इसको आप दो इस ट्रिप को देखेंगे। एक उनका बायलैटरल विजिट भी है पाकिस्तान के साथ, 4 दौरा रोज़ा है, और उसके साथ साथ SCO के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का जो है उसके अंदर भी शिरकत करें।
तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, और अगर अभी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भट्ट जिस तरह कह रहे थे और चाइनीज़ इकॉनमी के बारे में कि दुनिया की किस तरह नंबर 1 इकॉनमी बनने जा रही है आइंदा चंद सालों में, और अभी भी अगर हम चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रेसिडेंट है दुनिया में कि उससे बेहतर किसी मुल्क ने, इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क ने, इतने बड़े मसाइल के हामिल मुल्क ने जिस तरह तरक्की की है, तो मेरा ख्याल है उससे तो बहुत सारे लेसन्स ड्रा किए जा सकते हैं। अब पाकिस्तान और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से और आज की जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड है। 11 साल बाद एक प्राइम मिनिस्टर का, चाइना के प्राइम मिनिस्टर का, इससे पहले उनके एक सदर का जब हमने सीपैक की साइनिंग की थी तो वो हुआ, लेकिन एक बड़ा हाई लेवल का विजिट है। लेकिन इसको भी अगर थोड़ा सा टोन डाउन करो, इस सूरत में ले जाएं कि दोनों चूंकि कितने करीबी ताल्लुकात के हामिल ममालिक हैं चाइना और पाकिस्तान, कि अगर विजिट हों या ना भी हों तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिनर्जीज़ हैं इनकी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स जो हैं दुनिया के अंदर जो चल रहे हैं, और हर चीज़ के ऊपर। पाकिस्तान को इस वक्त जो है बड़ी अहमियत इसलिए दी जा रही है क्योंकि हमने, अगर आप खत्ते के ऊपर देखें, ग्लोबल साउथ के ममालिक का देखें, तो हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, अगर हम रिसेंटली सिर्फ आप क्लाइमेट चेंज का जिक्र कर लें, उसमें जो है चाइना का G77 प्लस चाइना के साथ पाकिस्तान ने मिलके जो लॉसेस एंड डैमेजेस फंड को शामिल किया पिछले जो है COP27 के अंदर, और फिर उसके ऊपर जो है दुनिया से बहुत वादे वहीद लिए, एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। फिर चाइना की अगर आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिस तरह गुर्बत से, सतह गुर्बत से लोगों को ऊपर लेके आने का जो एक फार्मूला हमने दुनिया में देखा, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। 750-800 मिलियन लोगों का। अब हमने करना क्या है इस पर्टिकुलर जो ट्रिप का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक तो हमने SCO के समिट का, जिसकी मेरा ख्याल है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होनी है। मैं इस बायलैटरल ट्रिप की बात करूंगा कि एक जो है ना 15 मेंबर का डेलीगेशन लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, और हाईएस्ट लेवल का, उसमें मिनिस्टर्स हैं मुख्तलिफ। उसके अंदर CPEC फेज़ 2 के ऊपर गुफ्तगू हमने जो है उसका आगाज़ कर दिया, बहुत सारी यादाश्तों के ऊपर हमने जो साइनिंग की है। बेसिकली अपने रिलेशनशिप को और साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन को जो है एक्नॉलेज करने का एक स्टेप है, और दूसरा चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसकी भी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है कि उनके वज़ीर-ए-आज़म जो हैं एक दिन पहले जो है वो यहाँ पे आए, उन्होंने बहुत सारी जो है मीटिंग्स अभी तक कर ली हैं, और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब उनकी SCO से जब वो उनकी ख़त्म हो जाएंगी, उनकी प्रेसिडेंट जरदारी के साथ मीटिंग होनी है, उनकी हाईएस्ट लेवल पे, और जो है आर्मी चीफ से ऑलरेडी उनकी मुलाकात सरसरी हो चुकी है, लेकिन मोस्ट लाइकली एक और मुलाकात भी होनी है। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप को सीमेंट करता है और बताता है कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे की ताल्लुकात को, एक दूसरे के रिलेशनशिप को किस तरह देखते हैं और किस सिमत लेके जाना चाहते हैं। चाइना ने अब प्रेसिडेंसी अज्यूम कर ली है जो 2024-25 की SCO की, उस सिमत में हमने देखना है। पर दूसरा एक बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त खत्ते का है वो ये है दहशतगर्दी की जो एक लपेट दोबारा आ चुकी है। SCO का एक बहुत बड़ा जो एंगल है वो है रैट्स का, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर्स का, जो कि अगर देखा जाए जब से 2001 से ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई, 1996 के बाद शंघाई 5 से इसकी एवोल्यूशन हुई, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हमने रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक जो कनेक्टिविटी है उसको करने के लिए जो सिक्योरिटी का आंसर है उसको कैसे करना है। तो ये एक इसका बड़ा परमानेंट स्ट्रक्चर है। मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो, और मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पे ऊपर गुफ्तगू हो भी। और अफगानिस्तान इज़ बेसिकली स्टम्बलिंग ब्लॉक कि हमें वहाँ पे सिक्योरिटी एक रीजनल अप्रोच के थ्रू कैसे अचीव करनी है। ठीक है, तो तलत साहब, अब जिस तरह हम देख रहे हैं कि चाइना चूंकि CPEC को लेके तो बहुत सीरियस भी है, और पाकिस्तान आमद यानी कि जिस तरह के हालात कुछ दिन पहले हुए, और उसके बावजूद ये वही बात हो गई कि जो मुख्तलिफ अनासर हैं जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहते और CPEC को मुतासर करना चाहते हैं, वो ये चाहते थे कि ये दौरा नहीं हो। इसके बावजूद चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लेकर आए। चाइना का क्या इस वक्त बायलैटरल जो विजिट है उसमें क्या ये जो रीजनल दहशतगर्दी के हवाले से इस पे क्या आपको लग रहा है बातचीत हो सकती है? क्योंकि चाइना ये चाहता है कि CPEC, वो चाइना को तो एक है फ़ायदा है, लेकिन वो चाहता है कि जो उसके हमसाय ममालिक हैं वहाँ पर भी जो इकनॉमिक इंटीग्रिटी रहे। जी, ये जो जिस तरह के हालात इस वक्त हैं उस तनाज़ुर में मैं इसको 3 चीज़ों में करना चाहूँगा। पहली तो ये था कि ग्लोबल सतह पे या रीजनल सतह पे जो हम पाकिस्तान के जो ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान की खुशहाली में खुश नहीं हैं, उन ममालिक का ये ख्याल था या उन एलिमेंट्स का ख्याल था कि हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। तो SCO का इतना बड़ा इकट्ठ हमारे मुल्क में होना, इतनी बड़ी फोरम का हमारे यहाँ हमारी मेज़बानी में होना, इस बात की दलील है कि पाकिस्तान अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन है, ये जो पाकिस्तान की जो हैसियत और अहमियत है
वो बिल्कुल वाजे है। तो ये जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया, तो वो थियरी तो बिल्कुल उन लोगों के लिए तो ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है कि इतना बड़ा कट हमने अपने मुल्क में करने में कामयाब हो गए, और डिप्लोमेटिक सक्सेस है ये हमारी। दूसरा पहलू जो है वो सिक्योरिटी का है। आपने देखा कि जो ही ये समिट नजदीक आता जा रहा था, तो बहुत से हमारे मुल्क के अतराफ से चारों तरफ हमले होना शुरू हो गए दहशतगर्दों के। अब ये था कि एक दूसरी हाइप क्रिएट करी थी, जी ये देखिए यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। हालांकि दहशतगर्दी जो है वो एससीओ के चार्टर के बीच में लिखा हुआ है, एक बहुत अहम ऑब्जेक्टिव भी है कि हमने इन मामलात को हल करना है। अगर आपने पीस की तरफ जाना है तो डेफिनेटली पीस इकोनॉमी की तरफ जाना है, कनेक्टिविटी की तरफ जाना है, बिजनेस की तरफ जाना है, या लोगों की खुशहाली की बात करनी है, तो आपको पीस भी लाना पड़ेगा पहले। तो ये एक तो ये चीज भी होगी कि भले भले एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हुई कि जी वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उसके बावजूद चाइनीज प्रीमियर एक दिन पहले आए और अपना 4 रोजा दौरा जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था उसके ऊपर उन्होंने अमल शुरू कर दिया, और लोग जिस तरह प्लान था उसका होना शुरू हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी नाकामी है, हमारे जो लोग हमारे वेल विशर्स नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि देखिए जब हम एससीओ की बात करते हैं तो इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि ग्रेट इकोनॉमीज हैं और ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है फ्यूचर के लिए कि ये कैसे आगे चलेगा। और इसमें जो कंट्रीज हैं उस पर कनेक्टिविटी, ट्रेड, बिजनेस और जो बड़े बड़े मामला है, देखिए बड़े मामला क्या है, ट्रेड है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, और अपने जो अपने लोगों की फलाह के लिए ये ममालिक काम कर सकते हैं उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम इट। ये पाकिस्तान इससे जरूर फायदा उठाएगा, और और दूसरा ये पाकिस्तान की पोजीशन बहुत अहम है इसमें, और पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इस सारे खेल में और इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्रेमवर्क है इसमें। तो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और ये सारे पहलू जो थे इसमें सारा जो पाकिस्तान का केस था वो हम स्टैंड आउट हुए उसमें, और हमने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया। अभी भी दो दिन है जब ये कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जितने भी जो भी होंगे, और अगली चाइना चूंकि इसको टेक ओवर कर रहा है, मेरे ख्याल में इसके एजेंडा को आगे ले जाया जाएगा, और बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे एससीओ के लेवल पे जिसका बिलाशुबा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मेरा अगर ओवरऑल इस पूरी विजन को देखें तो आप को ये महसूस होगा कि पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम दिस रीजनल अरेंजमेंट, और हम अपनी जो सियासी तस्वीराती और सबसे बढ़ के हम अपनी इकोनॉमी के बहुत सारे मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएंगे, और बायलैटरल विजिट का जो फायदे हैं वो अलग से हम हासिल करने में कामयाब होंगे। ठीक है डॉक्टर हसन, अब मैं ज़रा बात कर लेती हूँ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से। एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था और चाइना भी बहुत इस पे इंटरेस्टेड था, और पाकिस्तान चाइना का एक जॉइंट ये प्रोजेक्ट रहा है। इसके ऑपरेशनल होने से आप क्या समझ रहे हैं कि खित्ते में और जो इलाकाई ममालिक हैं तो उनमें क्या इनकलाबी असर इस पर रूनुमा होगा, और फिर ये ट्रेड के हवाले से कितना फ्रूटफुल साबित होगा? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक गवादर जो है और गवादर एयरपोर्ट ये बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है ओवरऑल सीपैक के तनाजुर में। अगर आप पूरे ओवरऑल सीपैक के प्रोजेक्ट्स देख लें तो जहाँ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवादर जो है वो इन ट्रू सेंस कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। देखिए गवादर की जो इम्पोर्टेंस है उसकी लोकेशन है, स्पेशली पर्शियन गल्फ के साथ अबाउट 25% जो ग्लोबल ऑयल का ट्रेड है वो यहाँ से और इसके पास से गुजरता है। उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी अहमियत जो है ये सब जानते हैं, ना सिर्फ हमारे दोस्त बल्कि हमारे दुश्मन भी। सो उस लिहाज से चाइना का यहाँ पर आके, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, और आज सिडका के चेयरमैन भी वहाँ पे मौजूद थे जो कि यूएसएआईडी का इक्विवेलेंट है, जिस तरह यूएस के अंदर एड का है इसी तरह ये सिडका है। ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना का दुनिया में कहीं भी सबसे बड़ा ग्रांट का प्रोजेक्ट है। सो आई थिंक ना सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्टेंट डे था कि हमें गवादर एयरपोर्ट मिल की टेकिंग ओवर हो रही थी, लेकिन ये चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट था कि इतने लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट को उन्होंने अंडर ग्रांट मैकेनिज्म में लेकर गए। और क्योंकि चाइना ये समझता है कि अगर हमने इस खिते की ग्रोथ करनी है, और ना सिर्फ वो गवादर के स्टैंड पॉइंट से, लेकिन अगर आप ओवरऑल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के पॉइंट से देख लें तो चाइना जो है हमेशा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करता है, ताकि
ममालिक जो हैं और रीजन्स भी एक दूसरे से बेनिफिट कर सकें, क्योंकि हर रीजन का, हर ममालिक का आपस में एक नेचुरल एंडाउमेंट है। जिस तरह अगर हम एससीओ की बात करें तो वहाँ पर एनर्जी रिच ममालिक भी हैं सेंट्रल एशिया के, और ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे पाकिस्तान भी शामिल है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। उस लिहाज से गवादर की कनेक्टिविटी स्पेशली इस रीजन को इस तरह करती है कि सेंट्रल एशिया भी इससे कनेक्ट होता है, मिडिल ईस्ट भी इससे कनेक्ट होता है, और साउथ ईस्ट एशिया भी कनेक्ट होता है। और इसको अगर ओवरऑल आप देखें तो एनर्जी रिच कंट्रीज की कनेक्शन होती है एनर्जी डिमांड कंट्रीज के साथ, और पाकिस्तान बिल्कुल ही जियोग्राफिकली बिल्कुल 3 इंजन ऑफ ग्रोथ के दरमियान बैठा हुआ है। ना सिर्फ ये एक स्टेक होल्डर है बल्कि इंजन ऑफ ग्रोथ है। और यहाँ पर इकोनॉमी, चाहे अगर आप इंडिया को भी डाल लें एससीओ के स्टैंड के पॉइंट से अगर आप देखते हुए, तो आपको नजर आता है कि गवादर जो है वो एक जंपिंग पैड बन जाएगा किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रीजनल, या मुझे ये इंशाल्लाह मुझे इस चीज़ की पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी आप देखिएगा कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस और रीजनल इंटीग्रेशन जो इनिशिएटिव्स होंगे उसके अंदर गवादर जो है वो स्टैंड आउट करेगा। ओके, ठीक है। तो शाजिया, जब हम बात करते हैं एससीओ की, यकीनन हम इसका जो मोटिव देखते हैं वो अमन, इस्तेकाम, खुशहाली है, और यकीनन जो अब आने वाली जो दुनिया का मुस्तकबिल है वो इलाकाई ममालिक के साथ है। मगर बात फिर वही आ जाती है कि अगर हम अपने हमसाया ममालिक भारत की बात करें, गो कि वो इस समय शिरकत के लिए आ तो रहे हैं भारतीय वजीर खारजा, लेकिन पिछले साल हमने देखा था जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे बिलावल भुट्टो साहब गोवा में, और वहाँ पर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आई थी। क्या लग रहा है कि कुछ इस तरह के इम्कान है कि ये इस एससीओ में भी भारतीय वजीर खारजा साहब कुछ मुतनाज़ा किस्म के कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं? और पाकिस्तान का अगर देते हैं बिलफर्ज, तो पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए? पाकिस्तान का वही रिएक्शन होना चाहिए जो हमारा है। हम डिप्लोमेटिकली बहुत मैच्योर हैं और हम इस तरह के जवाब जो हैं वो नहीं देते हैं और हमने देना भी नहीं है। लेकिन जयशंकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए सहाफ़ी ने पूछा कि जी आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो कहा हाँ जी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बहुत सिविलाइज्ड आदमी हूँ एंड आई विल ट्राई टू। तो मुझे इसमें थोड़ा फनी भी लगा कि ट्राई टू बिहेव का क्या मतलब है, मैं बहुत सिविलाइज्ड आदमी हूँ। तो मैं तो एक दो और प्रोग्राम पे मैंने कहा है आप थोड़े से नोटी सी हो जाते तो हमने क्या कर लेना था, आप ना सिविलाइज्ड हो। लेकिन 12 आ रहे हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लास्ट टाइम जो है एससीओ वर्चुअल हो गया था और G20 जो है वो फेस टू फेस हो गया था। और ये एससीओ जो है ये एक बहुत बड़ा इंट्रा रीजनल प्रोजेक्ट है जिसपे पूरा BRI और पूरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो उस और बहुत सी कनेक्टिविटी जो है, खासतौर पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी बायलैटरल ट्रायलैटरल इसके अम्ब्रेला में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, तो ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक नहीं रहा। तो इस बात को बहुत सीरियस लिया गया कि क्या आप एससीओ को सीरियसली ले रहे हैं, आप ऑकस और कॉर्ड सीरियस ले रहे हैं, क्या आप फिर एक साइड के ग्लोबल साउथ की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, दूसरी साइड के आप ग्लोबल नॉर्थ के भी साथ हैं, और आप थोड़ा सा डिसाइसिव होना पड़ेगा क्योंकि बहरहाल उनका इंटरनल वो है, वो आए खुशामदीद हमारी तरफ से। हम तो मैंने पहले कहा हम डिप्लोमेटिकली बहुत हमने इस तरह की और बिलावल भुट्टो ने देखें कितने मैच्योर तरीके से, कितने डिप्लोमेसी से इस चीज को हैंडल किया था। और इतना बड़ा हमारा इवेंट है जहाँ पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डिस्कस होने वाला है, दुनिया का अगला 50 साल कैसे होने वाले हैं, हम यहाँ बैठकर वो डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल इतनी पैटी चीजों का जवाब भी दिया जाएगा या ये चीजें डिस्कस भी होंगी। फिर उनसे पूछा जी बायलैटरल आपकी कोई मीटिंग है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी मेरी कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है। तो एससीओ के प्लेटफॉर्म पे वैसे भी एडवाइजेबल होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है कि चीजों को आप बायलैटरल मत करें ना, चीजों को आप इंट्रा रीजनल ही लेके रखें। और वो वही है जो सारे ग्लोबल साउथ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी अलायंसेस हैं, वो एक ही चीज पे हैं। और वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो अगर हम ध्यान में रख लें तो हमें पता चल जाएगा कि इनके अंदर और किसी चीज की गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क डिस्कस होना है, यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी रिफॉर्म डिस्कस होना है, यहाँ पे ग्लोबल सिविलाइजेशन की नया इनिशिएटिव होना है, ठीक वगैरह। अच्छा हुमायूं साहब, हम जब भी बात करते हैं जो ब्लॉग्स दुनिया में बने हुए हैं, नॉर्थ अमेरिकन ब्लॉग है, बाहमी तिजारत उनकी 40% है,
यूरोपीय यूनियन की देख लें 27 ममालिक है, 50% उनकी है। आसियान ममालिक की 27 है, जबकि एससीओ ममालिक की जो बाहमी तिजारत है वो हमें बमुश्किल 5% नज़र आती है। यानी वो एक जो ट्रेड के हवाले से और इकॉनमी जो उसको ले लें आपके उसकी अचीवमेंट के हवाले से हमें वो मकासद हासिल नहीं हो सके हैं, उसकी बड़ी वजह क्या नज़र आ रही है आपको? देखें ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 20 इयर्स जो है ना एससीओ ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया। शुरू में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो इसके मकासद थे, जब इसका पहला चार्टर डिफाइन हुआ, तो ये 3 जो मेन इसके एरियाज थे, एक्सट्रीमिज़म, सेपरेटिज़म और टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो ये था और रीजन के था, और फिर इसके मेम्बरान की जो तादाद थी वो भी उस वक्त बड़ी कम थी। बट इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है। और अब अगर मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा यहाँ पे, लेकिन आई एम श्योर कि इंट्रोडक्शन में भी आपने बताया होगा कि इस वक्त अगर इसका जो हुजम देखा जाए और जो इसके अंदर ममालिक हैं वो कितनी बड़ी अहमियत का जो है वो हामिल रखते हैं। दुनिया की 80% जो है यूरेशिया का जो है वो इसका हिस्सा है। 24-25% दुनिया की आबादी यहाँ पे है। जीडीपी के अगर हिसाब से देखें तो यूरोपियन यूनियन से जो है ना पिछले साल अगर आप इसका देखें तो तकरीबन 6 से 7 जो ट्रिलियन डॉलर है वो ज़्यादा थी। अच्छा। तो दैट प्रूव्स कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत बड़े लेवल के ऊपर इवॉल्व कर रही है। इंटीग्रेशन होना एक बड़ा अहम आपका सवाल है, और उसके अंदर भी जो अभी भी जिस तरह भी आपने पहला इससे मेरे पहले जो कॉलीग थी उन्होंने जवाब दिया, इंडिया का अगर हम सिर्फ इस खित्ते के अंदर देख लें, साउथ एशिया जो है उसमें अगर कोई भी एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो वो इंडिया। उन्होंने सार्क को चलने नहीं दिया, अपनी जो छोटे पेटी इश्यूज हैं उसको वो सामने ले आते हैं। अभी भी बहुत वेलकम है कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन कितना ही अच्छा होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इस वक्त अपने 11वें साल में हैं अपने आप को एक मैग्नेनिमस पर्सनैलिटी शो करते और कहते हैं कि मैं वहाँ पे आता हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उसको एक डाउनग्रेड किया। इसका मतलब क्या है कि बावजूद उसके कि ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका एक इतना इंतहाई अहम मेंबर जो है वो उसको अहमियत देना नहीं चाह रहा। और आई एम श्योर इसको रूस ने भी देखा, इसको चीन ने भी देखा, बाकी ममालिक ने भी इसके ऊपर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम इस खित्ते के और इस रीजन की इस ऑर्गेनाइजेशन को अहमियत देने के लिए, और पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, कोशिश कर रहे हैं, दूसरी साइड पे एक बहुत बड़ा मुल्क जो है वो उसको किस तरह ट्रीट कर रहा है। तो एक मेरा ख्याल है बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक जो हमारा हमेशा से रहा है साउथ एशिया के अंदर, वो इंडिया रहा है कि वो तजारत को फ़रोग नहीं देना चाहता। हम सेंट्रल एशिया साउथ एशिया कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम बेल्ट एंड रोड का हिस्सा हैं, हम ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, हम ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ हम यूरोपियन यूनियन के साथ तजारत का हिस्सा हैं, हमारे पास GSP+ है, उसके साथ साथ हम अमेरिका के साथ तजारत के भी ख्वाह हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो खित्ते हैं ये मिल के एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करें। तो इस पर्टिकुलर खित्ते की अगर आप बात करें तो उसमें आगे ना बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह जो इस वक्त की मौजूदा जो मिलिट्री और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर, वो नहीं चाहती कि जो है खिता जो है इंटीग्रेट करे। और साउथ एशिया बेसिकली अगर आप देखा जाए तो दुनिया का वो वाहिद वो ऐसा खिता है जो लीस्ट इंटीग्रेटेड है। इसकी अपनी जो तजारत है लेस देन 5% है अपने ममालिक के साथ, और बाकी ममालिक के साथ इनकी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है रीज़न है। ठीक है, तो तलत साहब, ये तो भारत के जो इख्तलाफात है उसकी वजह से जो है खित्ते में तजारत को फ़रोग नहीं मिल सकी। और पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात की जाए तो हमारी जो एससी ममालिक से ट्रेड है वो 24.6 बिलियन डॉलर के करीब है। एक्सपोर्ट हमारी 4.6 अरब बिलियन डॉलर है, जबकि इंपोर्ट हमारी 20 अरब डॉलर है। तो अगर भारत को अलग रख दिया जाए और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान जो इकनॉमिकली जो उसके क्या कहते हैं कनेक्टिविटी है, उसमें पाकिस्तान इस एससीओ को किस तरह फ्रूटफुल बना सकता है? भारत का किरदार जैसे हम पिछले साल से देख रहे हैं, और भारत का जो रवैया है वो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की जो नॉर्म्स हैं उसकी बड़ी वर्जी में उनको तस्वर किया जाना चाहिए। लाइक आपके जिस तरह हमारे वज़ीर ख़ारजा गए हुए थे वहाँ पे, और उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की वहाँ पे पाकिस्तान के लिए और वज़ीर ख़ारजा के लिए, तो वो बहुत नामुनासिब थी। सफारती सतह पे ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कंसेंसस डिसीजन होता है, वहाँ पे तमाम जो मेंबरान हैं वो जब एग्री करेंगे तो फैसला होगा। अब चूंकि यहाँ पे बायलैटरल सतह पे जिस तरह हमारा और इंडिया का मामला चल रहा है, तो खदशा ये है लोगों को कि चूंकि यहाँ पे भी कंसेंसस डिसीजन से फैसले होंगे और दो ममालिक आपस में उनकी चपकलिश चल रही है, और इंडिया इसमें बहुत खुल के सामने आता है और वो रीजनल सतह पे कोई ऐसा तावन करने की पोजीशन में दिखाई नहीं देता, तो मामलात खराब हो। जैसे सार्क की सूरत में हुआ, वहाँ पे इंडिया जो था
वो एक मजबूत बड़ा मुल्क था और उसकी हठधर्मी की वजह से सार्क तकरीबन जो है वो गैर मौसर हो चुका है। लेकिन एससीओ से बहुत मुख्तलिफ है। एक तो यह है कि एससीओ के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इंडिया सिर्फ एक मेंबर है, इंडिया इसमें बड़ा मेंबर नहीं है, इसमें इंडिया ताकतवर मेंबर नहीं है। दूसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन रूस और चीन इसमें शामिल हैं जो कि बड़े ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, और उनका एक खास ऑब्जेक्टिव है इस तंजीम को कायम करने का और इस खित्ते में इन ममालिक के लिए काम करने का और एक ब्रॉडर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा होगा कि इंडिया की हठधर्मी की वजह से जो एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें कोई इम्पेडिमेंट फ्यूचर में आएगा। मेरे ख्याल में ये सारे लोग, जैसे हमायूं कह रहे हैं कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों का आपका बिहेवियर, तो आपने स्टेट के तौर एक मेंबर स्टेट के तौर पे आपने ऐसा रखना है कि ये रीजन के सतह पे एक मौसर ऑर्गेनाइजेशन बने। अब इंडिया के एक और मसला ये है कि आपने इसको अगर बायलैटरली सोचना है तो फिर ये काम रुकेगा यहाँ पे। आपने इसको अगर रीजन की सूरत में सोचना है तो फिर काम आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ने में क्या है कि जो 45% पॉपुलेशन है दुनिया की वो इस खित्ते में, इस रीजन, इस फोरम में आती है, तो उनकी भलाई का, उनकी वेलफेयर का मामला है, उनकी प्रॉस्पेरिटी का मामला है। इनकी जो ये इकोनॉमीज हैं जो कि पहले ही ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, उनका आपस में मिल बैठना, मिलना और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो मेरे ख्याल में इंडिया की अप्रोच बहुत गैर मुनासिब होगी और वो अगर ये बायलैटरल सतह के मामलात को उठाता रहेगा या इसको एक वजह बनाता रहेगा तो इससे फ्यूचर में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एससीओ के जो बाकी ममालिक है वो बहुत स्ट्रांग हैं, उनकी दे आर वेरी क्लियर ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स, तो ये काम आगे चलेगा। लेकिन मेरा जो एक असेसमेंट है कि आप एससीओ से इस रीजन की इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, ट्रेड के मामले में बहुत कुछ कर सकते हैं इस फोरम से, क्योंकि इसमें जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखिए वो जो है ना, जो एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, जो टेररिज्म, जो उनके ऑब्जेक्टिव शुरू के वो अपनी जगह बिल्कुल है और वो जरूरी भी है अमन के लिए। लेकिन ये है कि अब ये है कि अभी आप देखें कि जो एजेंडा है इस वक्त, जो स्टेटेड एजेंडा है एससीओ फोरम का, वो बेस ही इकोनॉमी को कर रहा है, वो ट्रेड को बेस कर रहा है, वो एनवायरनमेंट को बेस कर रहा है। जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो खुशहाली की राह में बड़ी रुकावटें हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी एक बड़ा स्टेट्समैन बनने का ये मौका है और वो एससीओ के जो मकासद हैं उनको आगे बढ़ाने में बाकी ममालिक की मदद करें। ठीक है, यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की और दुनिया में तिजारत के फ़रोग का सबसे कामयाब मॉडल जो है वो रीजनल ट्रेड ही है और पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी तो कर रहा है लेकिन साथ साथ इकनॉमिक जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाए और अपनी ट्रेड में इजाफा करें। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन पाकिस्तान जो है वो पायदारी के लिए कोशा है और इसमें मौजूदा वफाकी हुकूमत का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है, लेकिन साथ साथ हमारी अस्करी क़यादत, ख़ासतौर पर हमारे आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े होकर इन तमाम चीज़ों में मुआविन और ताउन फराम की, वो काबिल तहसीन है। यकीनन नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है इस वक्त आज की तमाम अहम डेवलपमेंट को आप तक पहुँचाता रहा, लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को बाखबर करता रहा। दुनिया की तमाम मीडिया जो थी वो पाकिस्तान टेलीविज़न को कवर करती रही है इस इवेंट के हवाले से और यकीनन कल का दिन और आने वाला अगला दिन उससे बहुत अहमियत का हामिल है और यकीनन ये एक गेम चेंजर के तौर पर पाकिस्तान के लिए साबित होगा। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के पान।